गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीके बायोटिच में आप सबका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन जो कि पादपों में होते हैं, मतलब निषेचन क्रिया 2 बार होते हैं तो उसको द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है, आप लोग यदि नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे छात्र जो बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं या बायोलॉजी को चॉइस किए हैं तो इस टॉपिक को ज़रूर देखिएगा। कई एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है निषेचन, द्विनिषेचन। द्विनिषेचन पढ़ने के पहले आप एक पॉइंट जान लीजिए, निषेचन क्या होता है। ठीक है, निषेचन क्या होते हैं। द्विनिषेचन के पहले निषेचन में आप लोग जान ऐसे तो एक मैं निषेचन और परागण के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि निषेचन क्या है। और यहाँ पे हम जो पढ़ने जा रहे हैं द्विनिषेचन, मतलब पादपों या जीवों में जब 2 बार निषेचन की क्रिया होती है तो उसको द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन के पढ़ने के पहले हम इस डायग्राम का अवलोकन कर लेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि द्विनिषेचन क्या है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे फूल जो है पादपों का जनन भाग होते हैं, और फूल जो है 4 प्रकार के होते हैं। फूल जो है पादपों का जनन भाग होते हैं, और एक साधारण पुष्प में ही पादप का जो होते हैं नर भाग और मादा भाग दोनों होते हैं। ठीक है, तो पादपों का जो नर भाग होते हैं वह एंथर कहलाता है। देखिए यहाँ पे एंथर जो होता है परागकोश या पुमंग बोलते हैं। ये पूरी रचना को बोला जाता है पुमंग। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जो बीच में बनाया गया है पादपों का मादा जनन भाग है। ठीक है, और कई पार्ट होते हैं पादप का जो कि हमने बनाया, जैसे बाह्यदलपुंज, दलपुंज होते हैं, क्योंकि जरूरी जी पॉइंट जो है बाह्यदलपुंज का जो पुमंग होते हैं और जायांग जो होते हैं, इसी के बारे में हमको पढ़ना है इस टाइम। ठीक है, तो द्विनिषेचन क्या है आप पहले देखिए। ये जो डायग्राम जो देख रहे हैं, ये डायग्राम क्या है, एक पादप का है। पादप का कर्ण है जायांग। जायांग मतलब हो गया कि जैसे ये रचना हो गए। ठीक है, जयांग का जो निचला भाग होता है, जयांग जो है 3 भागों में बटे होते हैं। जयांग जो है 3 भागों में बटे होते हैं। एक भाग जो होता है जयांग, ठीक है, इसको बोलते हैं अंडाशय। दूसरा भाग होता है वर्तिका, और तीसरा भाग होते हैं, ठीक है, वर्तिकाग्र। मतलब जयांग की इकाई को कहा जाता है स्त्री केसर। जयांग की इकाई को क्या कहता है, स्त्री केसर। ठीक है, अब स्त्री केसर जो है 3 भागों में होते हैं, एक अंडाशय, दूसरा वर्तिका और तीसरा वर्तिकाग्र। ठीक है, अब अंडाशय क्या है, स्त्री केसर का जो आधारीय फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अंडाशय। और इसके बीच पतली जो नली हो गया इस तरह से दिखाई जो दे रहा है, इसको बोलते हैं वर्तिकार। ये वर्तिका और अंडा स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग को बोला जाता है वर्तिका। अब देखिए पादपों में आप लोग जानते हैं सबसे पहले परागन होता है। परागन मतलब जो नर पुष्प हैं उसका परागन जो है परागकोश से निकल कर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक आते हैं, तो उसको बोलते हैं परागन। ठीक है, जैसे इसमें मान लो कुछ ऐसे पौधे हैं जिसका पुष्प द्विलिंगी होते हैं, तो द्विलिंगी में नर और मादा दोनों अंग पाए जाते हैं। इस पुष्प में जैसे मान लो यहाँ परागकोश हम बना चुके हैं, तो परागकोश के भीतर क्या बनते हैं, परागकण। परागकण क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। यह नर युग्मक यहाँ से निकल के यहाँ पे आएंगे, कहाँ पे, वर्तिकाग्र पे। वर्तिकाग्र क्या होते हैं, मादा पुष्प का जो वर्तिकाग्र है वहाँ पे आते हैं। जब अब परागकण क्या होता है, तो परागकण जो है पुष्प का नर युग्मक होता है। परागकण क्या होते हैं, यह पुष्प का नर युग्मक होते हैं जो निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं। तो जब परागकण यहाँ पे आते हैं, ठीक है, उसके पहले देख लीजिए कि मादा का जो अंडाशय है इसके भीतर 8 केंद्रक होते हैं। इसके भीतर 8 केंद्रक और 7 कोशिका पाए जाते हैं। इसके कई बार पूछा गया है कि अंडाशय के भीतर 8 केंद्रक और 7 कोशिका थे। जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केंद्रक हो गया। कोशिका कितने, 3 कोशिका इधर, 3 कोशिका इधर, 6 कोशिका, एक बड़ी कोशिका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 7 कोशिका। तो इस तरह से अंडाशय के भीतर 8 कोशिका होते हैं, 8 केंद्रक होता है। 8 केंद्रक अंडाशय के भीतर जो होते हैं 8 केंद्रक होता है और 7 कोशिका होते हैं। ठीक है, 8 केंद्रक 7 कोशिका। इसमें जो बड़ी कोशिका होते हैं उसके भीतर 2 केंद्रक होता है, इसलिए उसको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। मतलब बीच में होते हैं 2 केंद्रक होते हैं, ध्रुवीय केंद्रक कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं तो समझ में आ गया। ठीक है, आप लोग यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होते हैं,
सबसे पहले देखिए, निषेचन की प्रक्रिया में जब नर युग्मक परागकण तथा मादा युग्मक अंड के संलयन से युग्मनज बनते हैं तथा द्वितीयक केंद्रक का नर युग्मक परागकण से संलयन द्विनिषेचन कहलाता है। ठीक है, अब बोला गया कि निषेचन प्रक्रिया में एक बार क्या होता है, नर युग्मक परागकण तथा मादा युग्मक अंड का संलयन से क्या बनता है, पहले युग्मनज बनते हैं, फिर द्वितीय केंद्रक का नर युग्मक परागकण से संलयन होता है। मतलब एक बार यहाँ निषेचन हुआ, फिर दूसरा बार क्या, जो द्वितीय केंद्रक है उसका नर युग्मक किससे साथ संलयन होगा तो उसको द्विनिषेचन कहते हैं। थोड़ा सा आप समझ लीजिए इस चीज़ को। देखिए पहले आप लोग जानते हैं कि नर युग्मक क्या होते हैं। देखिए पहले इसको समझिए, ये नर युग्मक निषेचन से आप लोग समझ में आ गए, एक मादा युग्मक है, ये दोनों को आपस में मिलते हैं तो ये मिलने की क्रिया निषेचन कहलाता है। मिलने की क्रिया क्या कहलाता है, निषेचन कहलाते हैं। और निषेचन के बाद क्या बनते हैं, युग्मनज बनता है। ठीक है, तो एक बार निषेचन हुआ, नर युग्मक और मादा युग्मक मिले तो निषेचन हो गया। ठीक है, अब बोला आगे, देखिए आप फिगर में देखिए पहले क्या होता है, ये डायग्राम में देखिए, ये क्या है, अंड है, अंड कोशिका है जो अंडाशय के भीतर होते हैं। अब देखिए परागकण तो यहाँ पे आ गया किसी प्रकार, अब यह परागकण जो होते हैं पहले निषेचन में क्या, मादा युग्मक से मिला, ये क्या नर युग्मक हुए परागकण, और यह मादा युग्मक से अंड से आके मिलेंगे, यह मादा युग्मक अंड से आके मिलेंगे। ये परागकण जो है या मादा युग्मक अंड से मिलेंगे, तो एक बार मिला नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिल गए, तो इस क्रिया को बोलेंगे निषेचन। और निषेचन के बाद बनते हैं क्या, युग्मनज बन रहे हैं। फिर द्वितीय बार, उसके बाद बोला द्वितीय केंद्रक, दूसरा नर युग्मक, जो दूसरा नर युग्मक यहाँ पे परागकण आए हुए हैं, यह परागकण जो है आके द्वितीय केंद्रक से मिले। जैसे बताए जो बड़ी कोशिका के भीतर दो केंद्रक होते हैं, तो ध्रुवीय केंद्रक हो गया या द्वितीय केंद्रक होते हैं, इससे जाके मिलते हैं। तो दो बार निषेचन हुआ, एक बार इधर अंड कोशिका से मिले, एक बार इधर जो है द्वितीय केंद्रक से मिले, तो दो बार निषेचन हुआ। तो दो बार निषेचन हुआ, इसी क्रिया को ही द्विनिषेचन कहते हैं। अब दो बार पादपों में निषेचन क्यों होते हैं, इससे क्या फायदा है आगे देखिए। अब समझ आएगी, एक बार फिर से देखते हैं। निषेचन की प्रक्रिया में जब नर युग्मक परागकण तथा मादा युग्मक अंड का संलयन से युग्मनज बनते हैं तथा द्वितीय केंद्रक का नर युग्मक परागकण से संलयन द्विनिषेचन कहलाता है। अब द्विनिषेचन की प्रक्रिया जो था, खोज जो किया गया था सबसे पहले 1898 में नावासिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। पादपों में जो द्विनिषेचन क्रिया होते हैं इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक थे 1898 में नावासिन ने किया था। ये वाला ऑब्जेक्टिव 12 के एग्जाम में कई बार आ चुके हैं कि द्विनिषेचन का खोज किसने किया था, नावासिन ने किया था। और इस बार जो है 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए भी द्विनिषेचन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग देखिएगा। ये पक्का 100% चांस है कि यह क्वेश्चन आएंगे और यह क्वेश्चन आएगा कैसे, लघुत्तरीय, इसलिए आपको इतना वीडियो देखने से 2 नंबर आपका क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो द्विनिषेचन का खोज किया था 1898 नावासिन ने किया था। नावासिन ने किसमें किया था, अब पादपों का नाम बता रहे हैं आप लोगों को। नावासिन ने द्विनिषेचन का खोज किया था। फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम 2 पादप हैं, इन पादप में ही द्विनिषेचन का खोज किया था सर्वप्रथम। ठीक है, किसने किया था, तो नावासिन ने किया था 1898 में। किसमें किया था, फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम में सर्वप्रथम द्विनिषेचन का पता लगाया था। द्विनिषेचन केवल आवृत बीजी पादपों में होते हैं। आप लोग जानते होंगे कि पौधे के जगत में, पादप जगत में पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो पादप हैं आवर्त बीज जगत में रखा गया, इसलिए द्विनिषेचन की क्रिया भी ज़्यादातर क्या होती है, आवृत बीजी पौधों में होता है। ठीक है, अब द्विनिषेचन से क्या होता है, देखिए द्वितीय केंद्रक तथा नर युग्मक के संलयन से बनी संरचना को प्राथमिक भ्रूणपोष कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभी हम बताएं कि 2 केंद्रक हैं, ठीक है, और एक केंद्रक यहाँ से आके मिलेंगे तो 3 केंद्रक हो जाएंगे। ठीक है, द्वितीय केंद्रक तथा नर युग्मक से, द्वितीय केंद्रक हुए दोनों से मिलने से क्या बनता है, अभी भ्रूणपोष बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, पादपों का भ्रूणपोष बनाता है। जब पहली बार निषेचन होता है, यह क्या बनाएंगे, युग्मनज बनेगा। युग्मनज में क्या होंगे, युग्मनज जो बनेगा इसमें क्या होगा, विकसित होकर भ्रूण बनेगा और भ्रूण होकर यह क्या बन जाएगा, बीज बन जाएंगे। लेकिन जो द्वितीय निषेचन होते हैं, ठीक है, यह क्या बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है। अब भ्रूणपोष क्या करता है, ये जो भ्रूण होते हैं, जो यहाँ के युग्मनज से भ्रूण बनते हैं, इसको यह पोषण देने का काम करते हैं ताकि यह भ्रूण वृद्धि करेगा, वृद्धि का।
लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया कि पादपों में यदि द्विनिषेचन क्रिया नहीं होगा तो भ्रूणपोष नहीं बनेंगे, और भ्रूणपोष नहीं बनेंगे तो जो भ्रूण बना यहाँ से वह भ्रूणपोष विकसित नहीं होगा, और जो पौधा का बीज होगा वो अविकसित होगा, पूर्ण रूप से पौधा क्या होंगे, विकसित नहीं होंगे। इसलिए पादपों में द्विनिषेचन होना जरूरी है। और याद रखिएगा मादा का पुष्प के जो अंडाशय हैं उसके भीतर 8 केंद्रक और 7 कोशिका होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो द्वितीयक केंद्रक तथा नर युग्मक के संलयन से बनी संरचना को प्राथमिक भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है, और एक चीज में पॉइंट आता है, आप लोग देखिएगा उससे। अब त्रिसंलयन क्या है? त्रिसंलयन क्या है? ठीक है, जब दूसरे नर युग्मक का केंद्रक द्वितीयक केंद्रक से संलयन करता है तथा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया में 3 केंद्रक तथा 3 केंद्रक भाग लेते हैं, जिसमें 2 केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक और 1 केंद्रक नर युग्मक होते हैं। इस तरह से बनी संरचना को त्रिसंलयन कहते हैं। देखिए इसको इस डायग्राम से समझिए, इसी डायग्राम से समझ में आ जाएगा। जैसे द्वितीय केंद्रक में यहाँ पहले बताया कि यहाँ पे 2 केंद्रक होते हैं जो बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, जो अब ये 2 केंद्रक क्या किया, जो दूसरी बार जो निषेचन होता है तो 1 केंद्रक आया यहाँ से परागकण, और उसके भीतर भी क्या है, हर एक कोशिका के भीतर क्या होता है, 1 केंद्रक होते हैं। तो परागकण हो गया तो परागकण के भीतर 1 केंद्रक है। अब यह परागकण कहाँ पे आएंगे, द्वितीय केंद्रक यहाँ पे है जो ध्रुवीय केंद्रक है, इससे संलयन के। तो ध्रुवीय केंद्रक के पास कितने हुए, 2 केंद्रक पहले से मौजूद हैं, और 1 केंद्रक जो परागकण से आ रहे हैं 1 केंद्रक, तो यहाँ पे 3 केंद्रक हो गया। तो 3 केंद्रक जब आपस में मिले तो इसी को कहा जाता है त्रिसंलयन। त्रिसंलयन, ठीक है, द्वितीय केंद्रक से मिला तो त्रिसंलयन, 3 केंद्रक का संयोजन हुआ, और 3 संलयन से ही बनता है प्राथमिक भ्रूणपोष। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए द्वितीय बार जो निषेचन होते हैं उससे बनता है प्राथमिक भ्रूणपोष, और प्राथमिक भ्रूणपोष जो है भ्रूण जो बनते पहली बार जो निषेचन होता है उस जो भ्रूण बने उनको पोषण देने का काम करता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि द्विनिषेचन जो होते हैं पादपों में, यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए। जब दूसरे नर युग्मक का केंद्रक द्वितीय केंद्रक से संलयन करता है तथा प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्रक का निर्माण करता है, इस प्रक्रिया में 3 केंद्रक जिसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक तथा 1 नर युग्मक केंद्रक का संलयन होता है। इस तरह से संलयन को त्रिसंलयन कहते हैं। इसका भी लघुत्तरीय में क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको भी ध्यान से देखिएगा। आप लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। अब देखिए पादपों में द्विनिषेचन होते हैं तो इसका क्या महत्व है, क्यों जरूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। द्विनिषेचन के फलस्वरूप ही भ्रूणपोष का निर्माण होता है, अभी बताया आपको, और भ्रूणपोष ही भ्रूण को क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराता है। ठीक है, और द्विनिषेचन नहीं होने पर अविकसित भ्रूण वाला बीज बनेगा। इसलिए पादपों में भ्रूणपोष द्विनिषेचन जरूरी है। यदि द्विनिषेचन नहीं होते हैं तो पौधे में जो है पूर्ण रूप से विकसित बीज नहीं बनेगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि पादपों में जो है डबल फर्टिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं